हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की टॉपिक नंबर 2, रेशोज एंड प्रोपोर्शन। अब हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं रेशोज़ को, फिर कंटिन्यू करेंगे हम प्रोपोर्शन में। अब रेशो हम क्या कहते हैं एक्चुअल में? कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। अब टू क्वांटिटीज़ हैं मगर एक जैसी, ना कि अलग अलग। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 मीटर है, ठीक है, तो मैं इसको अगर कंपेयर करना चाह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर के साथ, तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। पहले हम 2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे, तो एक्चुअल में क्या होगा? 2 इंटू 100 200 डिवाइड 3, फिर हम लिख सकते हैं ऐसे। सॉरी, यहाँ 0 0 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 200/3। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। हाँ, अगर यहाँ 4 होता तो हम टेबल लगा देते। तो हमेशा हम सेम चीज़ों के रेशो लेंगे। यानी अगर आपके पास मैंने जैसे सवाल देखे हैं वहाँ पे ऐसे होता है कि अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके पास हैं 50 तो नहीं, अगर टोटल 50 स्टूडेंट हैं तो 25 बॉयज़ हैं, अगर 15 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख रहा हूँ इसको भी। तो रेशोज़ बताएं बॉयज़ का गर्ल्स के साथ, तो 25/15 लिखेंगे। अगर गर्ल्स का बॉयज़ के साथ देखेंगे तो 15/25 आएगा। ये उलट हो जाएगा। यहाँ पे टेबल लगाएंगे 5 टाइम 3 टाइम, यहाँ 3 टाइम 5 टाइम। तो यानी रेशो कभी ऐसे बराबर नहीं आते। हमें पता है कि रिवर्स रेशो लेने से कभी चीज़ें इक्वल नहीं आती। तो ये रेशो हमेशा सेम क्वांटिटी का। जब भी आपके पास भले डिफरेंट हो, आप कोशिश यही करेंगे कि पहले सेम में लेके आएँ हमेशा। जैसे मीटर था तो मैंने सेंटीमीटर में कर दिया, या यहाँ किलोमीटर और मीटर होता तो पहले मैं इस किलोमीटर को मीटर में लेके आता, फिर मैं यहाँ पे रेशोज़ अप्लाई करता। यानी डिवीज़न कंपैरिजन बाद में होगी ये। तो ये तो था रेशो। सिंपल होता क्या है, हमेशा हमारी कंपैरिजन होती है। अब रेशो में हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, कंटिन्यूड रेशो। वो क्या होता है? अगर हमारे पास A/B है 3/4, ये हम डॉट डॉट ले लें या बराबर ले लें, और ये डबल डॉट रेशो के लिए। और एक चीज़ और, कुछ कहते हैं रेशो है क्या? असल में A/B जो है ना, इसको हम A/B लिखते हैं, और नई चीज़ ये नहीं है, सिर्फ नोटेशन चेंज है। हाँ, इसका एप्लीकेशन अलग साइड है, वो मतलब अगर कुछ है ना, ये यही चीज़ है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो अगर A/B ये है, B/C में ले रहा हूँ 5/7। अब मुझे ये बताएं कि अगर A/B/C क्या होगा? सिंपल है, आपको A/B की जगह 2 और 4 रखना है, क्योंकि ये BC है तो B के नीचे दूसरा B यहाँ पे आएगा और C यहाँ पे आएगा। अब सिंपली मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें, तो 2 5 10 होगा, 5 4 20 होगा, 4 7 28 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि कुछ कॉमन है, टेबल लग रही है ना सबकी, तो फिर हम लगा सकते हैं 2 की टेबल कितनी दफ़ा लगेगी? 5 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम, यहाँ पे 14 टाइम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/10/14। अब देखें कोई कॉमन नहीं है, किसी की टेबल नहीं लग रही। हम टेबल वो लगेंगे जो सब पे लगे। अगर यहाँ पे 5 की दोनों पे तो लग रही है, मगर इस पे नहीं लग रही तो हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे फिर देखें इन दो पे 2 की लग रही है, इस पे नहीं लगे, तो हमारा आंसर फाइनल यही होगा। अब आज कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे एक जगह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा तो वो 4 के लिए पूछ रहे, क्योंकि 3 के लिए उनको आ रहा था कंटिन्यू रेशो, और 4 के लिए पूछ रहे थे। तो 4 के लिए भी आइडिया ऐसे ही है, मगर थोड़ी डिफरेंट है थोड़ा सा। अगर मेरे पास मिला हुआ है ना A/B/2 5 लेते हैं, B/C अपनी तरफ से मैं अभी रेंडमली ले रहा हूँ 3/4 लेता हूँ, और C/D लेते हैं हम 5 और 7। फिर हमें अगर फाइंड करना है A/B/C/D फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? वही तरीका, 2 5 3 4 और 5 7, तरीका वही है। पहले इन 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 6 5 30, यहाँ करेंगे 5 6 15 15 इंटू 5 75। यहाँ देखेंगे तो 5 5 4 20 20 इंटू 5 100।
और 5 और 20 120। तो यहाँ देखें टेबल लग रही है 5 की, तो हम वो लगा देंगे। तो यहाँ पे 6 टाइम लगेगी, यहाँ पे 15 टाइम ही लगेगी, और यहाँ पे 20 टाइम लगेगी, यहाँ पे 7 टाइम लगी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्यों नहीं लगा रहे आगे हम, इन दो पे तो 2 की लग रही है मगर यहाँ नहीं लग रही। यहाँ देखेंगे तो फिर 2 3 5 की लग रही है मगर यहाँ नहीं लग रही। तो हम वो लगाएंगे टेबल जो सब पे लगेगी, ठीक है। यानी जिसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा नंबर जो सब के साथ डिवाइड हो सके, हम उसकी टेबल लगाएंगे। और टेबल ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि टेबल हम कहते हैं किसी नंबर को डिवाइड करने को हम टेबल कहते हैं। भाई तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी ऐसा नंबर डिवाइड करना है सबके साथ जो सबका फैक्टर हो। अब फैक्टर का कॉन्सेप्ट अलग है मगर आपको पता होगा कि जैसे 4 को जो डिवाइड करते हैं 1 और 2 जैसे वो है। तो ये कंटिन्यू रेशो ऐसे होते हैं। एक और चीज़ आती है, शायद आपके पास कोई ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आपने फिर याद आएगा आपको कि भाई आपने तो ये चीज़ नहीं देखी थी। तो मुझे अभी माइंड में आया है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आपके पास ये तो है, अगर हम प्रॉपर्टी, ठीक है, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कितनी प्रॉपर्टी हम उसको भी डिस्कस करें। हमारे पास अगर प्रॉपर्टी है 23, मैं अब रेंडम 20,000 ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ लें, कुछ भी समझ लें, अमाउंट की वजह से मैं ले रहा हूँ। इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग 3 मैन, या मैन ज़रूरी नहीं कि मैन कोई हो, 3 पीपल कहते हैं, कोई भी हो। 3 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो उन विथ रेशो वो है 2 3 5, इस रेशो से। अब हमें ये बताना है कि हर किसी को कितना मिलेगा। तो ये सवाल ऐसे आते हैं हमेशा, या तो आपको ये 5 मिला हुआ होता है या आपको 2 की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर आप वहाँ से ये फाइंड करोगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया। तो वो चीज़ हम करके ये ऐसी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो हम निकालेंगे कैसे इसको, मैं अगर ए दे रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, इसको सी कह रहा हूँ, तो हम एज शेयर कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका है, जो ए का पार्ट है उसको इसको डिवाइड करें पहले, सॉरी हम पहले करेंगे 2 + 3 + 5 जो कि आ जाएगा 10। अब जितना उसका पार्ट है टोटल ये पार्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय जितना उसका अमाउंट है, जितना वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये सिंपल से आ जाएगा आपका 0 0 से कैंसिल, 2 to the 4 1 2 3 0 आ जाएंगे। सिमिलरली बी का शेयर क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20,000, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल होके अगेन 3 to the अब 6,000 आ जाएगा। सिमिलरली सी शेयर क्या आ जाएगा आपका, 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20,000 जो कि आ जाएगा 10,000। तो देखें तीनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी हो आप कर सकेंगे। 6 क्लास की जो 7th क्लास, सॉरी 7th क्लास में जो रेशो की टॉपिक है ना, वहाँ पे एक सवाल है यूटिलिटी बिल के लिहाज से। वहाँ पे कहते हैं कि बिजली और पानी का इतना रेशो है बिल का, टेलीफोन और इसका इतना है, फिर अलग देते हैं। फिर कहते हैं भाई हमें बताएं कि हर किसी बिल में खर्चा कितना आ रहा है, यानी कितना कितना इंडिविजुअल बिल आ रहा है। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, वहाँ पे वो मौजूद है एक प्रैक्टिस के लिए। तो रेशो में हम एक ये चीज़ भी, ऐसे सवाल भी आते हैं, यानी कंटिन्यू रेशो की एप्लीकेशन कह सकते हैं हम इसको। तो ऐसे कहीं पे भी सवाल हों तो आप अभी कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस की है। इस पर जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप अच्छा कर पाएंगे। सॉरी, अब हम आते हैं प्रोपोर्शन वाले पार्ट पे। अब प्रोपोर्शन सिंपल 2 पार्ट में होता है, एक होता है इनवर्स, एक होता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होगा, हम सिंपल सी ये नहीं हमें बताया जाएगा ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। हमें वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं हमेशा, हम वहाँ से देखते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मगर एक चीज़, प्रोपोर्शन होता क्या है, तो हम प्रोपोर्शन सिंपल कहते हैं
दो जो रेशो हैं ए रेशो बी एक रेशो है, एक सी रेशो डी है, ये जब बराबर होंगे तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं और कुछ नहीं है। और इसको हम पहले देख चुके हैं एक्चुअल में, ये ए अपान बी है, ये सी अपान डी है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस जो ए डी इक्वल बी सी आता है, यहाँ पे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में करते हैं, मीन को आपस में करते हैं। तो यही चीज़ सिर्फ अलग तरीके से हमें पूछी गई है। हाँ, अगर इन्वर्स और डायरेक्ट से पहले हम थोड़ी डिस्कस करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं इसमें, कि जो सवाल आते हैं कि अगर आपके पास ए रेशो बी रेशो सी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है, तो इसमें अगर हमें सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी ये मैं कहता हूँ कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ मैं कहता हूँ 3 एंड 27 कहता हूँ। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन हमेशा पता है 3 पहला नंबर आएगा आखिर में, क्योंकि मीन है तो यहाँ x होगा तो यहाँ भी x ही होगा, क्योंकि तो 3 नंबर नहीं हमें पता, मीन का मतलब होता है बीच वाला। अब नंबर 2 है तो बीच में मीन वाला यही आ जाएगा। तो इसको ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर और 3 इंटू 27, इसको ऐसे ही रखें तो अगर 3 इंटू 27 आ जाएगा आपका 81, एक्स स्क्वायर तो x से आपका आ जाएगा 9, यानी जब x की वैल्यू 9 यहाँ करेंगे तो आपका ये सेटिस्फाई होगा, यानी आपका मीन प्रोपोर्शन आपका यहाँ पे 9 है। इसी में अगर आपको कहें फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन में मगर हमें नंबर जो है ना 2 दिए गए हैं, अगर 4 हैं तो फिर सिंपल है कि आपको वहाँ ए मिला हुआ है, बी मिला हुआ है, डी मिला हुआ है, तो सी आप फाइंड कर सकते हैं। मगर आपको 2 दिए जाएँ और किसका मैं कहता हूँ कि 3 एंड अब 6 का कहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 रख के फिर x रखना है, क्योंकि यहाँ रिपीटिशन ऐसे होगी फिर। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, x इंटू 3 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, तो x इज इक्वल आपका आ जाएगा यहाँ पे 12। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अब फोर्थ तो आसान है ना, अगर फोर्थ के लिए कहूँ तो फिर सिंपल है कि 2 3 4, यहाँ अगर फोर्थ एक्स, तो फोर्थ तो मैंने ऐसे रखा है, कोई भी नंबर जो मिले हुए होंगे हमें वो रख के आखिर में एक्स रखना है। सेकंड कहें तो दूसरी जगह रखना है। जब मीन कहते हैं तो ये चीज़ करते हैं, जब थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं और देते हैं नंबर 2 हैं तो फिर हम ये कहते हैं। बाकी तो आपको वो आता सिंपली है, वो आपको आ जाएगा। मगर अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल ये तो आना चाहिए कि बाहर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले हम बाहर वाले को हम एक्सट्रीम कहते हैं, अंदर वाले को हम मीन कहते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए जिस पे। अब मैं सवाल हमेशा इसमें ये करता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा हम सवाल देखते हैं पहले। तो अगर मेरे पास सवाल मेरे पास है, एक तो एम को मैं मास कह रहा था, किसी चीज़ का मास है, और मैं ये मास के साथ क्या होता है मैं प्राइस कह लूँ। अब देखें प्राइस, अगर मास 5 है यानी 5 kg है, उसकी प्राइस अगर 300 रुपये है, तो अगर मैं मास 8 kg लूँगा तो मुझे पता है यहाँ x होगा, मगर हमें पता है ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट है, क्योंकि जितना मास बढ़ाएंगे उतनी प्राइस बढ़ेगी। या जितनी क्योंकि हम क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं, वज़न हम ज़्यादा, क्योंकि 300 के रुपये में 5 किलो मिल रहे हैं, तो ज़रूर 8 किलो तो हमें 300 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो ये सवाल देख के हम बताते हैं।